हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हमेशा ही दलितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न और उन पर जो समाज में अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और अपनी कहानियों में उनकी जितनी भी कहानियां हैं उनमें आपको ये आवाज़ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती है। आज के अध्याय में हम उन्हीं की घुसपैठिए कहानी की कथा वस्तु यानी कि उसकी कहानी क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी की कथा वस्तु। दोस्तों, जो ये कहानी है, ये कहानी दलित छात्रों पर हो रहे कॉलेज में जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर आधारित है कि किस प्रकार आरक्षण की वजह से या अपने मार्क्स की वजह से जो ये दलित छात्र हैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश तो पा जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ किस तरह से अत्याचार सहना पड़ता है। साथ ही साथ कई बार ये अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनमें से कुछ छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ना तो प्रशासन की तरफ से कोई सुनाई होती है और ना ही कॉलेज में उनका कोई प्रोफेसर या डीन जो भी हैं कॉलेज में उनकी बातें सुनने को तैयार है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे दलित छात्रों की कहानी है और जो इस कहानी का परिवेश है वो एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर जो ऊंची जाति के लोग कहते हैं अपने आप को, वो लोग दलित छात्रों को एक अपराधी समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे बीच क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हें आरक्षण से हमारे कॉलेज में प्रवेश क्यों मिला, उनकी ये वो गलती मानते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें हमारे कॉलेज में पढ़ने का कोई हक ही नहीं है। दलित छात्रों को अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ तक उठाने की जो भी उनके खिलाफ अन्याय होता है उसके लिए वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। और जो उस मेडिकल कॉलेज का माहौल है वो पूरा शहरी है, वहाँ सब सुरक्षित है, ऊंचे पदों पर आसीन है। कोई दलित जो भी यदि वहाँ है तो वो कोई अफसर या अधिकारी है, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कॉलेज में आने वाले जो दलित छात्र हैं उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो उनकी आवाज़ पुकार ही नहीं सुनते हैं। सारे अफसर और सारे अधिकारी, दलित अधिकारी भी अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं और जो कॉलेज का पूरा वातावरण है वो इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ के समस्त विभाग, उनको ऐसा लगता है कि जो ये दलित छात्र हैं हमारे कॉलेज में एक तरह से घुसपैठिए हैं और आरक्षण के कारण ही वो हमारे कॉलेज में आ गए। दोस्तों, इसी कॉलेज में 4 विद्यार्थी अमरदीप, विकास चौधरी, नितिन मेश्राम और सुभाष सोनकर जैसे 4 दलित छात्र पढ़ते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा यहाँ दुर्व्यवहार होता है। शहर या कॉलेज में नहीं, वो जो बसें हैं, बसों में भी यदि वो चढ़ जाते हैं तो उन्हें चरमटे जैसे शब्दों से, अभद्र शब्दों से बोला जाता है और यदि वो कुछ भी बोलते भी हैं तो उन्हें पीछे ले जाकर उनको बस के पीछे वाली सीट पर मारा पीटा जाता है। और यहाँ पर यही हाल, जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर भी यही हाल है। दलित छात्राओं को एक कमरे में रखा जाता है, उन्हें अपने कमरे से बाहर निकलने की मनाही, और यदि कुछ बोला जाता है तो उन्हें कहा जाता है, वार्डन भी कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो नहीं तो हम तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे। दोस्तों, इसी कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है राकेश। ये एक दलित अफसर है और इस कहानी का मुख्य पात्र रमेश चौधरी है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वो बिल्कुल अपनी बेबाक आवाज़ में गलत कामों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाता है, लेकिन रमेश बिल्कुल शांत रहता है। उसको राकेश दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ बोलना तो चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी इंदु उसे ऐसा करने से रोकती है। वो हमेशा घर में अलग सा माहौल बनाकर रखती है। रमेश चौधरी अक्सर किसी न किसी बहाने राकेश से मिलता है और उसके आने से राकेश जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है। वो उससे हमेशा पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे लगता है कि क्यों मेरे पास आ रहा है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, कल को मुझे ना फंसा दे, इस तरह से उसे लगता है। लेकिन रमेश राकेश के इस व्यवहार से इतना चिढ़ जाता है, एक बार उसे कहता भी है कि तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए आरक्षण के भरोसे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए, वो भी कोटे के, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने की नौबत आती है तो तुम लोग ही सबसे पहले पीछे हट जाते हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती है
और उस समय तुम्हें लगता है कि राकेश चौधरी ही बलि का बकरा बनेगा, गालियां भी खाएगा। फिर वो कहता है राकेश चौधरी रमेश से कि देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता है तो ऐसे संस्थानों को चंदा दे दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती है। तुम लोग इस तरह उसे उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये लोग आरक्षण को हजम कर जाएंगे। जब एक दलित अफसर ही अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता तो दूसरा कोई क्या करेगा। बाबा साहब तो है नहीं, उसकी ऐसी बातों से राकेश हमेशा बचता रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी इंदु चाहती थी कि वो इन सब कचरों से दूर रहे। हो सकता है कि इंदु ने भी बचपन से यही सब देखा था। दलित होने के चक्कर में उन पर जो भी अन्याय हुआ, प्रताड़ना हुई, तो वो अब आगे जब उसका पति अब अफसर बन गया तो उसे लगता है कि वो एक सरल जीवन जिए। उसको 24 घंटे दलित होने का भय खाए रहता था और वही गुस्सा वो अपने पति पर निकालती रहती थी। दोस्तों, धीरे धीरे कॉलेज में पढ़ने वाले दलित छात्रों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और एक दिन अचानक राकेश के घर पर रमेश चौधरी कॉलेज के कुछ दलित छात्रों अमरदीप, विकास चौधरी, नितिन मेश्राम और सुभाष सोनकर को लेकर आते हैं और सबसे रमेश चौधरी उनका परिचय कराते हैं और वो सब अपनी तकलीफ़ें राकेश को बताते हुए कहते हैं कि वे कितनी यातनाओं से गुजर रहे हैं, उसका दर्द वही समझ सकते हैं। और अमरदीप तो कहता है कि एक रोज़ तो उसने आत्महत्या करने का भी निश्चय कर लिया था। और जब वो इनकी बातें सुनता है तो उन्हें उनकी बातों में दर्द साफ सुनाई देता है राकेश को। और एक बार पूरा दिन उन्हें हॉस्टल के कमरे में बंद करके रखा जाता है। ये सब बातें उन्हें सुनाई देती हैं, वो बताते हैं उसको। और कुछ दिन पहले वो बताते हैं कि एक दिन बस में फाइनल ईयर का एक छात्र है प्रणव मिश्रा, जो कि सवर्ण है, तो वो चिल्लाकर पूछता है कि बस में चमार कौन है। उसी बस में सुभाष सोनकर नाम का एक विद्यार्थी था जो चुपचाप बैठा रहता है। कुछ विद्यार्थी कुछ छात्रों से इशारे से बताते प्रणव मिश्रा को कि ये है चमार। तो वो तिल मिला जाता है और उस सोनकर के बाल पकड़कर खींचकर बोलता है कि क्यों बे चरमटे, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अब सोनकर कहता है कि मैं चमार नहीं हूँ। तो मिश्रा उसको जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो, है तो कोटे वाले ही ना, बस इतना ही काफ़ी है। और उसे लात घूंसे मार मार कर बस में ही अधमरा कर देते हैं। उन छात्रों को आए दिन रोज़ इसी तरह की यंत्रणा से गुजरना पड़ता है और शिकायत करने पर भी कोई उनकी बातें सुनता और उन्हें कहा जाता है कि तुम तो आरक्षण से आए हो तो इसलिए तुम्हें सहना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि यह आरक्षण के विरोध में उत्पन्न हुआ आक्रोश है। डीन ही नहीं, प्रोफेसर भी इस प्रकार की बातें करके प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को राह देते हैं। अब सुभाष सोनकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाता है और थाने पहुंच जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी रिपोर्ट ही लिखने से मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारे कॉलेज का अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीट रहे हो। अब उसके लिए ऐसे में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रमेश चौधरी उसकी रिपोर्ट को अखबारों में भेजता है तो वहाँ रैगिंग कहकर इसे छाप दिया जाता है। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं होता कि दलित छात्रों के साथ उस मेडिकल कॉलेज में कितना उत्पीड़न हो रहा है। राकेश और रमेश ने सोचा कि डीन से मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे, तो वहाँ उन्हें भी निराशा मिलती है और डीन यह कहकर ये बात ख़त्म करना चाहते हैं कि कॉलेज में अत्याचार जैसा कुछ होता ही नहीं, उन पर कोई उत्पीड़न होता ही नहीं। राकेश और रमेश चौधरी बुखला जाते हैं और दलित छात्रों का मेडिकल में आना ही डीन की नज़र में घुसपैठ है। वो कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, हमारे कॉलेज में घुसपैठ करके आ गए हैं, यानी कि आरक्षण के कोटे के भरोसे से आए हैं। अब बहुत दिन हो जाते हैं, 10-15 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। राकेश भी अधिकारी था, वो कब तक इनका साथ देता। वो एक समय तक उनकी मदद करना चाहता था अपना उत्तरदायित्व समझकर। बाकी सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें भय रहता था कि कहीं उनकी कुर्सी पर ही इसका असर ना आ जाए, क्योंकि वो दलित है। वो भय वो कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए। अब रमेश ने जुलूस निकालने की योजना भी बनाई, तारीख भी तय की, लेकिन सुभाष इतना सब सहन ना कर सका। जो सुभाष सोनकर था, जिसके साथ उत्पीड़न हुआ था, उसके लिए
रमेश जुलूस निकालना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सुभाष सोनकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसे परीक्षा में, पहली परीक्षा में ही फेल कर दिया जाता है। और फेल किस लिए किया जाता है कि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसने डीन और अन्य प्रोफेसर तक उसके खिलाफ जो अत्याचारों उसे बताने की हिमाकत की थी, और उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और जब वो फेल हो जाता है तो वो अंत में हार कर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। उन जो वहाँ पर अपने आप को ऊंची जाति का लोग समझते हैं, उनके द्वारा की गई हत्या थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया। सोनकर की आत्महत्या की खबर जब राकेश और रमेश चौधरी को पता चलती है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इतना होशियार लड़का भी आत्महत्या कर सकता है। रमेश चौधरी ने राकेश को फ़ोन करके रमेश चौधरी बताता है कि कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का कॉलेज के गेट के सामने अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुम्हें आना है तो तुम आ जाना, साहस हो तो ज़रूर पहुंचना। अब वो जो राकेश है, वो रमेश चौधरी के शब्दों को आज को महसूस कर लेता है और सोचता है कि नहीं, मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई थी। उसे अपने दिन याद आ गए थे और वो एक झटके से खड़ा होता है और तय करता है कि वो सोनकर की अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं बल्कि उसकी अर्थी को कंधा भी देगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से अपने आप को ऊंची जाति वाला समझने वाले लोग दलित छात्रों को पीड़ित कर रहे हैं, किस तरह से उनका उत्पीड़न करते हैं, किस तरह से समाज उन्हें अलग समझता है, जबकि वो पढ़ाई में होशियार है लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और वो अंत में आत्महत्या कर लेता है। कुशाग्र बुद्धि का छात्र मर जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि दलितों का कितना दर्द लेखक ने अपने शब्दों के द्वारा हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के अध्याय में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी की कथा वस्तु पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।